अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। यानी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां हम साथ ही साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसे दुनिया ओवरीज के नाम से जानती है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यहां आपको मेरी जान 3 टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी। नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा फीमेल, नंबर दूसरा जो यहां टर्म है वो है बाबा रिप्रोडक्टिव, एंड नंबर 3 टर्म जो यहां पे आपको देखने को मिलेगी वो है बाबा सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं इस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो बाबा ये बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले यहां आपको एक टर्म दिखाई देगी सिस्टम। अब मैंने आपको कई बार कई लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जब मेरी जान सेल्स आपस में मिलती है वो बाबा टिश्यू बना देती है, और जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं वो बाबा ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको टिश्यूज डिफाइन करना है, आपको बोलना पड़ेगा कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। उसके बाद अगर आपको बोला जाएगा कि ऑर्गन को डिफाइन कीजिए, आप बोलेंगे कि ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। इसी तरह अगर आपको बोला जाएगा कि सिस्टम किसको कहते हैं, तो रिमेंबर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। इसका मतलब यहां जो आपको अल्फाज दिखाई दे रहा है सिस्टम, इस सिस्टम का मतलब क्या होता है? इस सिस्टम का मतलब होता है बाबा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। प्लीज रिमेंबर, इस सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। इसके बाद 2 अल्फाज और यहां देखने को मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल। अब कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमें डाइजेशन में मदद करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमें एक्सक्रीशन में मदद करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमारे ग़िज़ा को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो ग़िज़ा को ब्रेक करने में मदद करे, उन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या सिस्टम बोला जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वेस्ट मटेरियल को बॉडी से धकेलने में मदद करेंगे, इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को भी सिस्टम ही कहा जाएगा, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाएगा। कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल्स, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमें मदद करते हैं ग़िज़ा को ट्रांसपोर्ट करने में, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को भी सिस्टम ही कहा जाएगा, लेकिन शाबाश कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाएगा। इसी तरह कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मदद करते हैं, जो नए बच्चे को बनाने में मदद करते हैं, जो नए ऑफस्प्रिंग को डेवलप होने में मदद करते हैं, जो नई जान को बनाने में मदद करते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को भी हम सिस्टम ही कहेंगे, लेकिन जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, इसीलिए इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब मेल्स में ये जो ऑर्गन होते हैं डिफरेंट होते हैं, और फीमेल्स में जो ये ऑर्गन होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बोला हुआ है कि ह्यूमंस जो होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब वह ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में मदद तो करेंगे, लेकिन किन में पाए जाते हैं? फीमेल्स में पाए जाते हैं। इसी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को जो रिप्रोडक्शन में भी मदद करे और खाली फीमेल्स में पाए जाए, इन्हीं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। अगर मैं आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाबा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा तो आप इत्मीनान तरीके से नजर रखना, मैं आपके सामने डिफाइन करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो रिमेंबर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आप याद रखेंगे आज के बाद कयामत के दिन तक कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव
सिस्टम जो होता है इसको किस अंदाज से डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ना कि इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। आप भी मेरे साथ दोहराएंगे तो मजा आएगा। It is a group of organs। बाबा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है। आराम से नजर रखना। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आई तो ओवरीज को समझाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो एग नेस्ट हो, फिर चाहे वो फ्लगर ट्यूब हो, फिर चाहे वो कोई भी बला हो, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टेरिशरी फॉलिकल, ओवरीज के स्ट्रक्चर को हम निचोड़ के रखेंगे। बस आपको नजर रखनी पड़ेगी इस बेसिक डेफिनेशन पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। वेरी वेरी गुड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। किन में बाबा? इन फीमेल्स। खाली किन में पाए जाते हैं? फीमेल्स में पाए जाते हैं। और काम क्या करते हैं? विच हेल्प इन, शाबाश बोले तो, विच हेल्प इन which help in the process of reproduction। बहुत बहुत खूब। शायद आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुकी है। which help in the process of reproduction, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में भी मदद करे और खाली फीमेल्स में पाए जाए। उन्हीं को बाबा हम किस नाम से जानते हैं? उसी को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत बहुत खूब। which help in the process of reproduction, which help in the process of reproduction। इसके बाद यहां आप इत्मीनान तरीके से नजर रखेंगे कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यहां तमाम ऑर्गन्स को बाबा दो ही कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ऑर्गन्स। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो ओवरीज की डेफिनेशन आपको इंतहाई अच्छे से समझ आएगी। रिमेंबर, फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कुछ ऑर्गन्स मेरी जान प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। गौर से सुनना। कुछ ऑर्गन्स बाबा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं और मेरी जान कुछ ऑर्गन्स शाबाश एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के नाम से जाने जाते हैं। अब जरा इत्मीनान तरीके से नजर रखना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स किन्हें कहा जाता है। रिमेंबर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाने की कोशिश करूंगा। लेट अस अज्यूम बाबा ये आपके सामने है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैं आपके सामने बना रहा हूं आप इत्मीनान तरीके से नजर रखने की कोशिश करेंगे। Let us assume बाबा this is the female reproductive system। मैं रफली डायग्राम यहां आपके सामने बना रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलो वाह, ये रहे आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एज्यूम करेंगे बाबा आप ये है वेजाइनल कैनाल और इट इज वेजाइना। ये है मेरी जान सर्विक्स, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है ना ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब हमें बताना पड़ेगा कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। पहले हमने वेजाइना के बारे में जिक्र किया, उसके बाद यूटिरस के बारे में जिक्र किया, सर्विक्स के बारे में जिक्र किया, और यहां देखने को मिलेंगे आपको बाबा फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स जिन्हें हम साल्पिंक्स के नाम से भी जानते हैं। साल्पिंक्स, साल्पिंक्स, शाबाश। इसके अलावा यहां आपको यूट्रस के दोनों साइड से बाबा कुछ लिगामेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम ओवेरियन लिगामेंट्स कहते हैं, और ओवेरियन लिगामेंट्स के साथ ही जुड़ी होती है बाबा ओवेरीज। नाउ ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है फीमेल्स में, दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ओवेरीज, शाबाश, व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ओवेरीज, a pair of ovaries, which consists of a pair of ovaries, fallopian tubes, uterus, cervix and vagina. This group of organs is collectively called as female reproductive system. Now इस female reproductive system में मैंने आपको बोला दो तरीके के ऑर्गन पाए जाते हैं। कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं और कुछ बाबा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। अगर हम नजर रखेंगे कि ये जो ओवरीज होती है इनका एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि दे रिलीज ओवा। फिलहाल आप याद रखेंगे कि ये ओवा रिलीज करती है, लेकिन असल में ये ओवा रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, जो मैं आपको आगे एनाटॉमी में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।
तो सबसे पहला काम जो ओवरीज का है, दे रिलीज ओवा, और दूसरा काम जो ओवरीज का है, दे रिलीज सेक्स हार्मोन्स। तो ओवरीज के दो काम आपको देखने को मिले। नंबर 1 ओवरीज रिलीज करती है ओवा, और नंबर 2 ओवरीज रिलीज करती है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन बोले तो एस्ट्रोजन, सेक्स हार्मोन बोले तो एस्ट्रोजन, प्लस ये साथ ही साथ रिलीज करती है प्रोजेस्टेरोन। बहुत बहुत खूब। इन सारे हार्मोन्स की मैं बाबा आपको फंक्शंस भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसका मतलब है ओवरीज रिलीज करती है ओवा यानी गमीट, फीमेल गमीट, और ये रिलीज करती है सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लेकिन इसके बरक्स जो फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवा खुद प्रोड्यूस तो नहीं करता, मगर इस ओवा को आगे पहुंचाने में मदद करता है। इट ओनली हेल्प्स इन कैरिंग द ओवा। उसी वक्त अगर हम यूटिरस की बात करें, ये बेबी को डेवलप होने में मदद करता है और इम्प्लांटेशन में भी मदद करता है। गौर से सुनना, ये यूटिरस आपको किस में मदद करेगा बाबा? ये मदद करता है बेबी डेवलपमेंट में। और सर्विक्स जो है मेरी जान, ये स्पर्म को कैरी करने में मदद करता है, स्पर्म रिसीव करने में मदद करता है। और वेजाइना जो आपको मालूम ही एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मीटिंग के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। इट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन विच रिसीव्स द पेंस और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसका मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स ऐसे पाए जाते हैं जो खुद गमीट्स बनाते हैं, जो खुद सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे पाए जाते हैं जो गमीट्स तो नहीं बनाते बल्कि गमीट्स को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, बेबी के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, स्पर्म को कैरी करने में मदद करते हैं। ऐसा ऑर्गन जो खुद गमीट बनाएगा, ऐसा ऑर्गन जो खुद हार्मोन बनाएगा, ऐसे ही हार्मोन को बाबा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। यही मैंने आपके बोर्ड पे लिखा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। रिमेंबर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो प्रोड्यूस करेंगे बाबा गमीट्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? जो प्रोड्यूस करेंगे मेरी जान गमीट्स। गमीट्स बोले तो फीमेल्स की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल्स में फीमेल गमीट ओवा को कहा जाता है या एग को कहा जाता है। इसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का काम होता है सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर लेना। अब इंतहाई शिद्दत से आप सुनेंगे कि यहां जो सेक्स हार्मोन बनता है वो होता है बाबा एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। और आप ही मुझे बताओ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? पिछले स्लाइड पे मैं अगर आपको ले जाऊं, बताओ मेरी जान कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल्स के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो खुद गमीट बनाता है और जो खुद हार्मोन बनाता है? क्या फैलोपियन ट्यूब खुद गमीट बनाएगा? ना रे बाबा। क्या यूटेरस गमीट्स बनाता है? ना रे बाबा। क्या सर्विक्स गमीट्स बनाता है? नहीं रे बाबा। क्या वेजाइना गमीट्स बनाता है? नॉट एट ऑल। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ऑर्गन गमीट बनाता है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ऑर्गन हार्मोन्स बनाता है, सेक्स हार्मोन्स बनाता है, तो रिमेंबर वो है मेरी जान ओवरीज। तो इसका मतलब हम एग्जाम्पल में, अगर हमें यहां एग्जाम्पल लिखनी होगी तो हम एग्जाम्पल में लिखेंगे बाबा ओवेरीज। क्या लिखेंगे मेरी जान? ओवेरीज। तो चलो बेटा, ओवेरीज यहां एग्जाम्पल आएगी। इसीलिए आज का लेक्चर जो है वो महदूद रहेगा ओवेरीज तक। यानी आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बाबा ओवेरीज की, और इंतहाई शिद्दत से हम ओवेरीज को डिस्कस करेंगे। चलो बाबा, जब भी हम ओवरीज के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवरीज के बारे में देखने को मिलता है वो यही है कि दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब आपको डेफिनेशन को समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहा जाता। आज के बाद अगर आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत पड़ी तो आप बिना डर के लिख सकते हैं कि ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ओवरीज क्या होती है बाबा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स।
बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ovaries are the primary sex organs of female reproductive system। अगर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं तो बताओ ना मेरी जान, डर क्यों रहे हो? बताओ ये क्या करेंगी, इनका काम क्या होगा? विच प्रोड्यूस, यही बाबा प्रोड्यूस करती है, यही ओवरीज होती है जो प्रोड्यूस करती है बाबा ओवा बोले तो एग। एंड प्लीज रिमेंबर, साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करेंगी, साथ ही साथ बाबा ये प्रोड्यूस करेंगी सेक्स हार्मोन। सर कौन सा सेक्स हार्मोन? बोले तो 10 बार मैंने बोला, ये प्रोड्यूस करेंगी सेक्स हार्मोन। और याद रखेंगे आप कयामत के दिन तक कौन सा सेक्स हार्मोन ये प्रोड्यूस करती है? बोले तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। चलो बेटा, ये पहला पॉइंट आपके सामने ओवरीज के बारे में था कि जो ओवरीज होती है दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। They are the primary sex organs of female reproductive system which produce ova, जो eggs को produce कर देती है और sex hormones को भी बनाती है। और sex hormones में कौन सा sex hormone बनाती है? बोले तो estrogen as well as progesterone। इसके बाद अगर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ले जाएंगे तो जो दूसरा पॉइंट ओवरीज के बारे में आप याद रखेंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट याद रखने की कोशिश करें कि ओवरीज आर, रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, ओवरीज आर 4 to, या मैं यूं कहूं बाबा, ओवरीज आर 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, कामा 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर वाइड, 2.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक, 1 सेंटीमीटर थिक, 1 सेंटीमीटर थिक। almond shaped, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, almond shaped, almond shaped पिंक, याद रखना बाबा, almond shaped पिंक एंड स्मूथ, पिंक एंड स्मूथ। यहां खतरनाक पॉइंट आपके सामने छेड़ूंगा मैं बाबा। दे आर ऑल सॉरी almond shaped pink and smooth in case of, रिमेंबर याद रखना, in case of nulliparous, in case of nulliparous, while as remember they are irregular। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लाया हूं, सीधे बाबा BD 84 की डाटा आपके सामने रखी है। they are irregular and gray in color, they are irregular and gray in color, they are irregular and grayish in case of multiparous। चलो बाबा, इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा, आपके सामने रखूंगा बाबा ये पॉइंट। मैंने कहा जो ओवरीज होती है दे आर 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक, almond shaped, pink and smooth in nulliparous, irregular and gray in multiparous। इसके अलावा दोनों पॉइंट्स को मैं जिक्र करूंगा एक साथ। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जो ओवरीज होती है, रिमेंबर ओवरीज, चलो पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाऊंगा। गौर से सुनना, कहते हैं कि जो ओवरीज होती है मेरी जान, ये ओवरीज बाबा कैसी होती है? दे आर आलमंड शेप्ड, इनका साइज आलमंड की तरह होता है, बादाम की तरह होता है। रिमेंबर अनशेल्ड आलमंड की तरह, बाहर जो आलमंड का शल होता है उसको निकालकर जो अंदर आलमंड असली होगा जो हम खाते हैं, उस आलमंड की जितनी शेप होती है, जैसी शेप होती है, जैसा उसका साइज होता है, शेप एंड साइज ऑफ ओवरीज रिजेंबल विद द अनशेल्ड आलमंड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इसका मतलब इसने क्या समझाया कि जो ओवरीज होती है दे आर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, दे आर 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर आपको एवरेज याद रखना है तो याद रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम इनकी ब्रेड्थ देखेंगे बाबा, अगर हम इनकी विड्थ देखेंगे बाबा, तो रिमेंबर दे आर 2.5 सेंटीमीटर वाइड। और अगर हम इनकी थिकनेस देखेंगे, मोटाई देखेंगे ओवरीज की, तो रिमेंबर इनकी थिकनेस होती है 1 या 1.5 सेंटीमीटर थिक।
अब यहां तक तो ये पॉइंट बिल्कुल आसान था, लेकिन इसके बाद मैंने जो पॉइंट यहां छेड़ा हुआ है वो है बाबा, दे आर आलमंड शेप पिंक एंड स्मूथ इन नली पैरस, पिंक एंड स्मूथ इन नली पैरस। जरा वापस आ जाओ बाबा अपने स्लाइड पे। ये जो नली पैरस वुमेन होती है, सर नली पैरस वुमेन से क्या, जरा गौर से सुनना, जब बाबा एक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, गौर से सुनना, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, इसे हम बाबा ग्रेविडा के नाम से जानते हैं, इसे हम बाबा ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। अगर एक फीमेल, गौर से सुनना, अगर एक फीमेल जो है कभी भी प्रेग्नेंट नहीं रही है, इसे हम नल्ली ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। नल्ली ग्रेविडा से मुराद वो मस्तूरात, नल्ली ग्रेविडा से मुराद वो फीमेल, नल्ली ग्रेविडा से मुराद वो वुमेन जो कभी भी अपने लाइफ में प्रेग्नेंट नहीं रही है, उसे बाबा नल्ली ग्रेविडा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर एक फीमेल एक बार प्रेग्नेंट रह चुकी है, इसे बोलेंगे मेरी जान हम प्राइमी ग्रेविडा, इसे बोलेंगे बाबा प्राइमी ग्रेविडा, इसे बोला जाता है प्राइमी ग्रेविडा। और इसके बाद अगर एक फीमेल एक से ज्यादा बार रही है प्रेग्नेंट, इसे हम बोलेंगे बाबा मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा। उसके बाद मेरी जान याद रखना, एक फीमेल जब किसी बच्चे को जन्म देती है, उसे हम ग्रेविडा नहीं पैरा के नाम से जानते, लिविंग बर्थ्स। चलो बा, पीरियड ऑफ वायबिलिटी, उसे हम पैरा के नाम से जानते हैं, यानी जिस फीमेल के पेट में 22 वीक से ज्यादा बच्चा पल रहा है और लिविंग बर्थ हो रही है, उसे बाबा हम पैरिटी के नाम से जानते हैं। अगर एक फीमेल के पास कोई भी जिंदा बच्चा नहीं है, अगर एक फीमेल ने किसी लाइव बर्थ को जन्म नहीं दिया है, तो उसे हम कहेंगे नल्ली पैरा, उसे हम कहेंगे नल्ली पैरा। और अगर एक फीमेल ने एक लिविंग बर्थ को जन्म दिया है, अगर किसी को जन्म नहीं दिया है, कोई भी लाइव बर्थ प्रेजेंट नहीं है, तो नल्ली पैरा। अगर एक लाइव बर्थ हुई है तो बाबा इसे हम कहेंगे मेरी जान शाबाश, पीरियड ऑफ वायबिलिटी तक एक पहुंचा है, तो इसे हम बोलेंगे बाबा प्राइमी पैरा, प्राइमी पैरा। और अगर एक फीमेल 2 या 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है, इसी फीमेल को हम बोलेंगे मल्टी पैरा। क्या बोलेंगे बाबा? मल्टी पैरा। अब हो सकता है ना कोई फीमेल तो प्रेग्नेंट 2 बार रही, लेकिन दोनों बार बाबा लाइव बर्थ का जन्म नहीं हुआ, मल्टी ग्रेविडा तो है लेकिन नल्ली पैरा है। पैरिटी से मुराद पीरियड ऑफ वायबिलिटी, पैरिटी से मुराद कितने बच्चों को जन्म दिया है। अगर किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो नल्ली पैरा, एक को दिया है तो प्राइमी पैरा, और बहुत सारों को दिया है तो बाबा इसे हम कहेंगे मल्टी पैरा। रिमेंबर, ये जो नल्ली पैरा वुमेन होती है जिसने अभी किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, ये जो मेरी जान कौन होती है? नल्ली ग्रेविडा, जिसने अभी जन्म किसी को दिया ही नहीं है। रिमेंबर, रिमेंबर एंड रिमेंबर। दूसरे अल्फाजों में अगर मैं आपको समझाऊं कि जो यंग गर्ल्स होती हैं, अगर आपको समझाने के लिए मैं दूसरी चीज इस्तेमाल करूं कि जो यंग गर्ल्स होती हैं जो अभी पीरियड ऑफ प्यूबरिटी तक नहीं पहुंची है, यंग गर्ल्स में बाबा ये जो ओवरीज होती है, इनकी जो सरफेस होती है यंग गर्ल्स में, ओवरीज की जो सरफेस होती है वो बाबा स्मूथ होती है। ओवरीज हैव स्मूथ सरफेस प्लस रिमेंबर द सरफेस इज पिंक इन कलर, द सरफेस इज पिंक इन कलर। पहला पॉइंट आपने याद रखा, चाहे यंग गर्ल्स हो, चाहे खासकर यंग गर्ल्स हो। उसके बाद नल्ली ग्रेविडा और नल्ली पैरा तो जो होते हैं इनमें ओवरीज स्मूथ होती है और इनके ओवरीज का कलर बाबा पिंक होता है। इसके बरक्स जो फीमेल्स बाबा प्यूबरिटी की एज को क्रॉस कर लेती है, रिमेंबर जो फीमेल्स प्यूबरिटी की एज को क्रॉस कर लेती है, या जो मल्टी ग्रेविडा एंड मल्टी पैरा है, उनकी ओवरीज बाबा इरेगुलर होती है, स्मूथ सरफेस देखने को नहीं मिलती है।
और दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, एक तो सरफेस इरेगुलर होती है, दूसरा इनकी ओवरीज बाबा ग्रेइश कलर की देखने को मिलती है। देयर ओवरीज आर ग्रेइश इन कलर। अगर आज के बाद आपको किसी ने बोला कि बताओ कि ओवरीज कैसी होती है, आप बोलना 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर बाबा इनकी विड्थ होती है और बाबा 1 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। अगर किसी ने शेप का जिक्र किया तो बोलना कि इनकी शेप मेरी जान आलमंड जैसी होती है, अनशेल्ड आलमंड की तरह। अगर कलर के बारे में जिक्र किया तो आप बोलना कि यंग गर्ल्स में इसका कलर पिंक होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद इसका कलर चेंज होकर मेरी जान कैसा बनता है, ग्रे कलर की होती है, क्योंकि यहां पर चेंज आ जाती है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में, और फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट की वजह से मेरी जान ओवरीज का कलर चेंज देखने को मिलता। अगर सरफेस के बारे में पूछा जाए तो बोलना यंग गर्ल्स में इसकी सरफेस स्मूथ होती है, लेकिन मल्टीपैरा या प्यूबर्टी वाले फीमेल्स में इसकी सरफेस इरेगुलर होती है। इसका मतलब मैंने 3 चीजों का जिक्र किया। सबसे पहले मैंने जिक्र किया है साइज का, और मैंने बोला इनका साइज होता है 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर इन मेरी जान शाबाश विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज थिकनेस। ये था साइज। उसके बाद मैंने शेप के बारे में जिक्र किया, और रिमेंबर मेरी जान इसकी जो शेप होती है वो होती है अनशेल्ड आलमंड की तरह। इसकी शेप जो होती है वो होती है अनशेल्ड आलमंड, यानी आलमंड की तरह इसकी शेप होती है। उसके बाद अगर किसी ने कलर के बारे में पूछा तो रिमेंबर इसका कलर वेरी होता है, इसका कलर पिंक होता है इन केस ऑफ यंग गर्ल्स, और इसका कलर मेरी जान ग्रेइश होता है इन केस ऑफ बाबा बोलो इन केस ऑफ ग्रेइश, इन केस ऑफ शाबाश एल्डर वुमेन जो प्यूबर्टी में पहुंच चुकी होंगी। या तो आप यंग और एडल्ट का याद रखेंगे, या तो आप नल्ली पैरा से मल्टी पैरा याद रखेंगे, या नल्ली ग्रेविडा से मल्टी ग्रेविडा याद रखेंगे। तो ये रही कुछ जिक्र इनके बारे में, ओवरीज के बारे में। इसके बाद याद रखना जो यंग गर्ल्स होती है, जो अभी प्यूबर्टी में नहीं पहुंची होती है, उनकी ओवरीज मेरी जान जरा गौर से सुनना। उनकी ओवरीज की अगर हम पोजीशन की जिक्र करें तो रिमेंबर इनके ओवरीज की पोजीशन बाबा वर्टिकल होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्टिकल होती है। लेकिन किन में? यंग गर्ल्स में वर्टिकल होती है, लेकिन मेरी जान याद रखना प्यूबर्टी के बाद, मेंस्ट्रुअल फेजेस के बाद अगर एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज आया हुआ है तो उसकी बाबा ओवरीज वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल देखने को मिलती है। सर मैं को कुछ समझा नहीं? चलो बाबा आपको समझाते हैं। यहां एक और स्लाइड पे ले जाने की कोशिश करेंगे, जरा इत्मीनान तरीके से नजर रखना। एज्यूम करो बाबा ये है बाबा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ चलो ये है बाबा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नजर रखना। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये रहा बाबा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिमेंबर दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब। चलो 2 सेकंड। रिमेंबर इन केस ऑफ यंग वुमेन ओवरीज आर वर्टिकल। चलो थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ चलो गौर से नजर रखना। इन केस ऑफ यंग वुमेन जो ओवरीज होती है दे आर वर्टिकल इन नेचर, बट इन केस ऑफ बाबा यहां यंग गर्ल्स, इस साइड से मैंने दिखाया, इस साइड से यंग गर्ल्स का है, याद रखना बाबा दिस इज यंग गर्ल्स ओवरी। और यहां से मेरी जान प्यूबर्टी वाले फीमेल की बात कर रहा हूं जिसमें मेंस्ट्रुअल फेजेस आ चुके होंगे, उसके ओवरीज बाबा वर्टिकल नहीं होते, उसके ओवरीज होते मेरी जान हॉरिजॉन्टल। उसके ओवरीज क्या होते? हॉरिजॉन्टल। इसीलिए मेरी जान गौर से एक पॉइंट सुनना, जो फीमेल्स की ओवरीज होती है इनके 2 पोल्स पाए जाते हैं। एक पोल होता है ऊपर की तरफ फैलोपियन ट्यूब की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज अपर
upper pole. Remember and remember. This is called as बाबा upper pole. अभी मैंने ovaries को स्टार्ट ही नहीं किया, अभी मैंने ovaries के स्ट्रक्चर में डिस्कशन ही नहीं उठाया. The pole is called as upper pole. Remember and remember. इसी upper pole को बाबा tubal pole या इसी upper pole को मेरी जान broad pole भी कहा जाता है. It is broad. While as याद रखना ये जो दूसरा पोल है ये नीचे की जानिब से है, इसे हम लोअर पोल के नाम से जानते हैं. तो इन केस ऑफ मेरी जान शाबाश, इन केस ऑफ यंग गर्ल्स ovaries are vertical and has two poles, the upper pole which is attached towards the uterus and the lower pole which is present towards the fallopian tube. इसके बाद जो एडल्ट फीमेल्स होती है, जो मेरी जान प्यूबर्टी में पहुंच चुकी होती है, उनकी ओवरीज बाबा कैसी होती है? हॉरिजेंटल. अब अगर ये हॉरिजेंटल है, इनमें अपर और लोअर पोल नहीं देखा जाएगा, इनमें एक पोल पाया जाएगा विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द यूटेरस एंड दूसरा पोल पाया जाएगा विच इज अवे फ्रॉम द यूटेरस. द पोल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द यूटेरस इज कॉल्ड एज मीडियन पोल. While as the pole which is away from the uterus is called as lateral pole. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, यानी मैंने आपके सामने पॉइंट जो छेड़ा वो पोजीशन का था और मैंने आपको बोला कि पोजीशन जो होती है, शाबाश. चलो बाबा फिर से देखो इस पॉइंट की तरफ, फिर से इस पॉइंट की तरफ देखो. मैंने आपको बोला पोजीशन जो होती है ये होती है वर्टिकल इन केस ऑफ यंग गर्ल्स और ये होती है हॉरिजेंटल इन केस ऑफ बाबा प्यूबर्टी वाले फीमेल्स में. अब अगर आपको कोई बोलेगा कि बताओ यंग गर्ल्स में ओवरीज के कितने पोल्स होते हैं, आप बोलेंगे 2 पोल्स होते हैं. शाबाश. कौन कौन सा? अपर जो ब्रॉड होता है प्लस लोअर जो नैरो होता है. और इसके अलावा यहां आपको देखने को मिलेंगे 2 और पोल्स. यहां अपर लोअर नहीं बल्कि यहां बाबा क्या है? शाबाश. मीडियल लोब और मीडियन लोब जो टुवर्ड्स द यूटेरस होता है और दूसरा होता है बाबा आपका लेटरल लोब विच इज अवे फ्रॉम द यूटेरस. तो 3 चीजों का जिक्र, साइज, शेप, कलर एंड पोजीशन. चलो बाबा अगर हम ओवरीज के मजीद स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो आप याद रखेंगे कि जो ओवरीज होती है मेरी जान, इसके पास 2 लेयर्स है. इससे पहले हमने ओवरीज के शेप, ओवरीज के साइज, ओवरीज के कलर और ओवरीज के मेरी जान एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में पढ़ा. लेकिन अब आप याद रखेंगे कि जो ओवरीज होती है मेरी जान, इसके पास 2 लेयर्स होते हैं. याद रखना बाबा, ओवरीज के पास 2 लेयर्स पाए जाते हैं. एक लेयर बाहर की जानिब से पाया जाता है जो एपिथेलियल सेल्स का बना होता है और एक लेयर इनर साइड से पाया जाता है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है. ये जो बाहर साइड से लेयर है ना, जो एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, रिमेंबर दिस लेयर इज कॉल्ड एज जर्माइनल एपिथेलियम. इसी लेयर को बाबा जर्माइनल एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है या बाबा इसे आप सेरोसल लेयर के नाम से जानते हो. इट इज कॉल्ड एज सेरोसा और इट इज कॉल्ड एज जर्माइनल एपिथेलियम. इसके बाद इसके अंदर ये जो व्हाइट कलर का लेयर आपको दिखाई दे रहा है, रिमेंबर दिस व्हाइट लेयर इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ये बना होता है बाबा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का और आप याद रखेंगे इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू वाले लेयर को ही हम नाम देते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. याद रखना बाबा, इसे हम नाम देते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. तो अभी तक मैंने आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे कि जो ओवरीज होती है इसके पास 2 लेयर्स होते हैं. बाहर वाले लेयर को जर्माइनल एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है और अंदर वाले लेयर को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा एक और लेयर पाया जाता है जिसे हम बाबा वेस्कुलोसा के नाम से जानते हैं. लेकिन इस वेस्कुलोसा के बारे में मैं आखिर में जिक्र करूंगा ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकूं. फिलहाल 2 लेयर, बाहर वाले लेयर को ट्यूनिका, शाबाश, बाहर वाले लेयर को जर्माइनल एपिथेलियम और अंदर वाले लेयर को ट्यूनिका वेस्कुलोसा.
अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये जो जर्मिनल लेयर होता है, ये जो ट्यूनिका जर्मिनालिस होता है, यहां से बाबा कुछ सेल्स प्रोलिफरेट करती है, यानी यहां से जो एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम में, वही सेल्स बाबा डिवाइड होती रहती है, वही सेल्स बाबा मल्टीप्लाई होती रहती है, एंड दे फॉर्म अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये बाबा एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एंड दिस कॉर्ड प्रोट्रूड्स इनटू द स्ट्रोमा ऑफ ओवरीज। कहने का मतलब सुनिए, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें जो एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, ये एपिथेलियल सेल्स मल्टीप्लाई होती रहती है, डिवाइड होती रहती है, एंड दे फॉर्म अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच गोज इनटू द ल्यूमन ऑफ ओवरीज। Remember this cord like structure is called as, जरा गौर से इत्मीनान तरीके से नजर रखना, this cord like structure is called as, शाबाश, this cord like structure is called as Flugger egg tube। इसे हम बाबा Flugger egg tube के नाम से जानते हैं, या इसे हम मेरी जान एक और नाम से जानते हैं, it is also known as, याद रखना बाबा, it is also known as ovigerous tube। It is also known as ovigerous tube। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जर्मिनल सेल्स है वो प्रोलिफरेट हो गई और एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया मेरी जान फ्लैगर ट्यूब, या इसी को बाबा हमने नाम दिया कौन सा, शाबाश, इसी को हमने नाम दिया ओविगेरस ट्यूब। अब इसको फ्लैगर ट्यूब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले देखा था मेरी जान एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था अर्नेस्ट फ्लैगर, जिसका नाम था बाबा अर्नेस्ट फ्लैगर। इसके बाद इत्मीनान तरीके से नजर रखना, सबसे पहले मैंने बोला जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स मल्टीप्लाई होती है और एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एंड दिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लैगर एग ट्यूब, और इट इज कॉल्ड एज ओविगेरस ट्यूब। व्हाई फ्लैगर एग ट्यूब? बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अर्नेस्ट फ्लैगर। ये सबसे पहले अर्नेस्ट फ्लैगर ने देखा था, जिसने मेरी जान ओवरीज का स्ट्रक्चर पढ़ रहा था। इसके बाद अगर आप इत्मीनान तरीके से नजर रखेंगे कि ये जो बेसल सेल्स होती है इस फ्लैगर ट्यूब की, याद रखना बाबा, ये जो बेसल सेल्स होती है इस फ्लैगर ट्यूब की, रिमेंबर दीज फ्लैगर सेल्स, दीज सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ट्यूब, दे डिटैच फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम। यानी ये जो लास्ट में बेसल सेल्स होती है इस कॉर्ड की, ये मेन कॉर्ड से डिटैच हो जाती है और बाबा एक नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। गौर से सुनना बाबा, ये एक नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, याद रखना, दे फॉर्म ए नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, and remember this nest like structure is called as egg nest। आज के बाद अगर आपको किसी ने बोला कि बताओ एग नेस्ट किसको बोला जाता है और एग ट्यूब किसको बोला जाता है, तो याद रखना एग ट्यूब इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच अराइजेस फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज। और अगर किसी ने बोला एग नेस्ट क्या होता है, आप बोलना कि द बेसल सेल्स ऑफ द एग ट्यूब व्हिच आर डिटैच्ड फ्रॉम द कॉर्ड। जब एग ट्यूब की बेसल सेल्स डिटैच हो जाती है और एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देती है, एक नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, उसी को बाबा हम बोलते हैं एग नेस्ट। इसके बाद बाबा नजर रखना इत्मीनान तरीके से कि ये जो एग नेस्ट होता है इसकी जो मिडल सेल होती है मेरी जान, दिस मिडल सेल बिकम्स मैच्योर, वाइल एज जो इसकी सराउंडिंग सेल्स होती है, नजर रखना बाबा, ये जो इसकी सराउंडिंग सेल्स होती है ये बाबा इसी इमैच्योर हालत में रहती है। आप गौर करना इस पे, ये जो एग नेस्ट होता है इसकी बीच वाली सेल क्या होती है, मैच्योर हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और इसी मिडल सेल को बाबा बोला जाता है प्राइमरी oocyte। क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। और इसके इर्द गिर्द ये जो सेल्स पाई जाती है, रिमेंबर दीज सेल्स आर कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर सेल्स। इन्हीं सेल्स को बाबा हम फॉलिक्यूलर सेल्स के नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर सेल्स। अब गौर करना बाबा, यहां पे गौर करना मेरी जान, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती है इर्द गिर्द कौन सी सेल्स पाई जाती है? फॉलिक्यूलर सेल्स। एक मिनट हुआ, इधर
इर्द गिर्द कौन सी सेल्स पाई जाती है? फॉलिक्यूलर सेल्स। और बीच में क्या पाया जाता है? प्राइमरी oocyte। एंड रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर इन विच द प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय द प्राइमरी फॉलिकल, इट इज कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल। इसी को बाबा किस नाम से जाना जाता है? प्राइमोडियल फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। अब जरा बाबा इत्मीनान तरीके से नजर रखना। सबसे पहले क्या हुआ? जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स बाबा प्रोलिफरेट हुई, मल्टीप्लाई हुई, डिवाइड हुई और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हमने एग ट्यूब के नाम से जाना, या जिसको हमने बाबा बोला था फ्लैगर एग ट्यूब। क्या बोला था? फ्लैगर एग ट्यूब। वेरी वेरी गुड। या जिसको हमने ओविगेरस ट्यूब के नाम से जाना था। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो एग ट्यूब है इसकी बेसल सेल्स डिटेच हो जाती है और एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देती है और उसको हम बोलते हैं एग नेस्ट। फिर मैंने बोला कि ये जो एग नेस्ट है इसकी बीच वाली सेल मैच्योर हो जाती है, जिसे हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं, और इर्द गिर्द सेल्स अभी इमैच्योर हालत में ही होती है, उन्हें हम फॉलिक्यूलर सेल्स के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी oocyte से अल्फाज लिया गया बाबा प्राइमरी, और बाबा यहां इससे अल्फाज लिया गया फॉलिकल। तो इसी स्ट्रक्चर को बाबा प्राइमोडियल फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल। अब जरा इत्मीनान तरीके से नजर रखना। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बाबा याद रखना, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ याद रखना, एट द टाइम ऑफ, शाबाश, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ याद रखना, जब बर्थ होती है तब बाबा कितने पाए जाते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स? एट बर्थ पाए जाते हैं 2 मिलियन। याद रखना बाबा, एट बर्थ देयर आर 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स। बर्थ के टाइम पे टोटल फॉलिकल्स कितने होते हैं? 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं। क्लियर है ना? लेकिन जरा गौर से सुनना, ये सारे के सारे फॉलिकल्स एक फीमेल जब पैदा होती है उसके ओवरीज में करीबन 20 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं, या उसके ओवरीज में करीबन 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं। इसके बाद जरा गौर से सुनना मेरी जान, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है ना, इसके बीच में कौन सी सेल पाई जाती है? आप ही मुझे बताएंगे बाबा। इसके बीच में पाई जाती है ना प्राइमरी oocyte, और इर्द गिर्द इसकी जो फॉलिक्यूलर सेल्स थी वो बाबा मल्टीप्लाई हो जाती है और वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स बना देती है। अब इत्मीनान तरीके से आप नजर रखेंगे, दिस प्राइमरी oocyte along with these other cells which have multiplied, remember and remember, this structure is not called as, शाबाश, this structure is called as, एक मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूं। तो हमने बोला कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एक फीमेल बेबी के ओवरीज में कितने फॉलिकल्स होते हैं? 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो होता है इसकी जो इर्द गिर्द से, ये रही बीच वाली प्राइमरी oocyte, इसकी जो इर्द गिर्द सेल्स होती है वो भी बाबा मैच्योर होने लगती है, और इन्हीं सेल्स को अब हम नाम देते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। इन्हीं सेल्स को बाबा हम नाम देते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। और याद रखना मेरी जान, ये जो बीच वाली सेल जो मैच्योर हुई इसका नाम था अभी भी बाबा प्राइमरी oocyte। ये अभी भी क्या है? प्राइमरी oocyte, इसमें कोई चेंज नहीं आई। This structure is called as primary follicle। इसी स्ट्रक्चर को बाबा प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। गौर से सुनना बाबा, सबसे पहले एग ट्यूब के बाद बना एग नेस्ट के बाद बना प्राइमोडियल फॉलिकल, और प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद बनता है प्राइमरी फॉलिकल। और आप यकीन नहीं करेंगे बेटा, याद रखना मेरी जान, करीबन मेरी जान 40,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। रिमेंबर at least 40,000 primary follicles are present। 40 to 80,000
40,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी। प्यूबरिटी पे पहुंचते पहुंचते एक फीमेल के पास मेरी जान 40,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन आप याद रखना, आज के बाद ये तमाम फॉलिकल्स जो होते हैं इनमें से 99% फॉलिकल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। रिमेंबर, 99% प्राइमरी फॉलिकल्स आर डीजेनरेटेड। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं बाबा? डीजेनरेट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट ही नहीं होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। 99 एंड सम ऑथर्स राइट 96%, 99% ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स आर डीजेनरेटेड। ये तमाम प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। और मेरी जान याद रखना, क़यामत के दिन तक इस कंडीशन को फॉलिक्यूलर एट्रेशिया के नाम से जाना जाता है। इसे बाबा फॉलिक्यूलर एट्रेशिया के नाम से जाना जाता है। अगर आज के बाद आपको किसी ने बोला कि फॉलिक्यूलर एट्रेशिया क्या होता है, आप बोलना कि बर्थ के टाइम पे कितने प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं? 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी तक पहुंचते पहुंचते मेरी जान खाली 40,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। और इन 40,000 फॉलिकल्स में खाली मेरी जान 400 से लेके 500 फॉलिकल्स बाबा मैच्योर हो जाते हैं। बाकी तमाम फॉलिकल्स बाबा डिजेनरेट हो जाते हैं। जरा गौर से सुनो, 2 मिलियन बोले तो 20 लाख, और बचते कितने हैं लास्ट में? मैच्योर कितने होते हैं आखिर में? 400 से 500। अब जरा गौर से देखो कितने फॉलिकल्स बाबा डिजेनरेट हुए। करीबन 99% फॉलिकल्स डिजेनरेट हुए। और इसी कंडीशन को फॉलिक्यूलर एट्रेशिया के नाम से जाना जाता है। तो अभी वापस आते हैं अपने मौजू पे कि जो एग ट्यूब होता है ये बाबा डिटेच, इसका बेसल पार्ट कॉर्ड से डिटेच होता है और बनाता है एग नेस्ट। एग नेस्ट की मिडल सेल जो होते हैं वो मैच्योर हो जाती है और उसे हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। जो इस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द सेल्स होती है इन्हें हम फॉलिक्यूलर सेल्स के नाम से जानते हैं। अब जरा जो प्राइमरी oocyte plus the follicular cells are called as primordial follicles, and at the time of birth you have 2 million primordial follicles in ovaries. उसके बाद मैंने बोला कि जो प्राइमोडियल फॉलिकल होता है ये बाबा कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्राइमरी फॉलिकल, और प्यूबरिटी तक पहुंचते पहुंचते एक फीमेल के पास खाली 40,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन ये 40 के 40,000 एक तो पहले डिजेनरेट हुए, देखो कितने, 2 मिलियन से 40 के पहुंचा, हुए आधे डिजेनरेट। उसके बाद जब 40,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं, ये सारे प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते, ये सारे प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट नहीं होते, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। बचते कितने हैं? 400 से 500 फॉलिकल्स, और बाकी जो फॉलिकल्स है वो तमाम डिजेनरेट हो जाते हैं। और इसी कंडीशन को फॉलिक्यूलर एट्रेशिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, जरा गौर से सुनना होगा क्या, इस प्राइमरी फॉलिकल की जो मिडल सेल थी जिसका नाम हमने रखा बाबा, शाबाश, प्राइमरी oocyte। चलो आपको समझाने के लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड पे ले जाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही उम्दा अंदाज से बयान कर सकूं। सबसे पहले मेरी जान हमारे पास था एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद हमारे पास बचा बाबा एग नेस्ट, और उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो एग नेस्ट की मिडल सेल हो जाती है ये मैच्योर होती है और इर्द गिर्द सेल्स अभी भी इमैच्योर हालत में रहती है, और इस स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा बाबा प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल, गौर से सुनना, प्राइमोडियल फॉलिकल, सबसे पहले एग ट्यूब, उसके बाद बाबा एग नेस्ट, मेरे साथ दोहराते जाओ, एग नेस्ट, उसके बाद बना प्राइमोडियल फॉलिकल जब मिडल सेल मैच्योर हुई। उसके बाद मैंने बोला जो इर्द गिर्द वाली सेल्स है वो भी बाबा मैच्योर ही हो जाती है। अब नाम पड़ता है मेरी जान इसका हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम पड़ता है बाबा? प्राइमरी फॉलिकल। अब जरा गौर से सुनना मेरी जान, प्राइमरी फॉलिकल।
अब एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी आपके पास बचते हैं मेरी जान 40,000 प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद होगा क्या, जरा गौर से नजर रखना क्या होगा। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसके अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है ना मेरी जान, इसके बाहर से जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती है, रिमेंबर यहां बीच में थी प्राइमरी oocyte, बीच में थी प्राइमरी oocyte और इर्द गिर्द क्या थी, फॉलिक्यूलर सेल्स। यहां देखो बीच में है प्राइमरी oocyte, इर्द गिर्द है बाबा फॉलिक्यूलर सेल्स। बट रिमेंबर दीज फॉलिक्यूलर सेल्स मल्टीप्लाई एंड फॉर्म मेनी लेयर्स। इधर प्राइमरी फॉलिकल के पास खाली एक लेयर होता है, लेकिन मेरी जान जब ये फॉलिक्यूलर सेल्स मल्टीप्लाई होती है और मनी लेयर्स बना देती है, नाउ दीज सेल्स आर नॉट कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर सेल्स, दे आर कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसा सेल्स, दे आर कॉल्ड एज granulosa cells. Now remember, granulosa cells plus the primary oocyte is called as secondary follicle. इसी को नाम दिया जाता है मेरी जान secondary follicle. इत्मीनान तरीके से नजर रखना। सबसे पहले एग ट्यूब आया, उसका बेसल पार्ट डिटेच होके एग नेस्ट बनाया, एग नेस्ट की मिडिल सेल मैच्योर होके प्राइमोरियल फॉलिकल बनाई, प्राइमोरियल फॉलिकल के इर्द गिर्द जो फॉलिक्यूलर सेल्स थी उनमें डेवलपमेंट आई और प्राइमरी फॉलिकल बना। ये जो सेल्स थी फॉलिक्यूलर सेल्स, ये डिवाइड हो गई और इन्होंने ग्रैन्युलोसा सेल्स बनाई और बनाया कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या फर्क है कि प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है और इर्द गिर्द सिंगल लेयर ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स पाया जाता है, और सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है बट इर्द गिर्द मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स पाई जाती है। अब जरा बाबा गौर से नजर रखना, अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये जो बीच में प्राइमरी oocyte है ना, ये जो बीच में प्राइमरी oocyte है, ये बाबा असल में यहीं पे डिवीजन शुरू होगा और यहां बनेगा सेकेंडरी oocyte। गौर से सुनना बाबा, ये रहा मेरी जान सेकेंडरी oocyte। यानी अब क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सेकेंडरी oocyte। कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर। फिलहाल हम गैमेटोजेनेसिस नहीं, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। ये जो प्राइमरी oocyte हो जाता है, ये बाबा डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी oocyte जो होता है ये डिवाइड हो जाता है और बनाता है सेकेंडरी oocyte। ये रहा प्राइमरी oocyte डिवाइड होके बनाएगा पोलर बॉडी। गौर से देखना, जब मैं आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, ये बनाएगा एक पोलर बॉडी और साथ ही साथ बनाएगा सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte डिवाइड होने के बाद दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है, एक पोलर बॉडी और दूसरी सेकेंडरी oocyte। पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाती है और यहां बचती है सेकेंडरी oocyte। अब आप मुझे बताएंगे कि इस सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द क्या पाया जाएगा, इस सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द पाया जाएगा बाबा मल्टीपल लेयर्स ऑफ granulosa cells. Now remember, secondary oocyte along with the granulosa cells, this is not called as secondary follicle, this is called as tertiary follicle। इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसे tertiary follicle के नाम से जाना जाता है। लेकिन जरा गौर से याद रखना कि टेरिशरी फॉलिकल में एक और चीज देखी जाती है कि ये जो टेरिशरी फॉलिकल का न्यूक्लियस, टेरिशरी फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte होता है, इट ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी। यानी ये अभी तक सेकेंडरी oocyte सेंटर में था, लेकिन ये कहां चला जाता है, ये थोड़ा सेंटर पे चला, सेंटर से दूर चला जाता है पेरिफेरी की तरफ। गौर से देखना, ये ना सेकेंडरी oocyte इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब ये सेकेंडरी oocyte किधर भाग रहा है बाबा, ये भाग रहा है मेरी जान पेरिफेरी की तरफ। और आपको मालूम है कि जब ये पेरिफेरी की तरफ भागेगा, ये अपने साथ बाबा गौर से सुनना, जब ये पेरिफेरी की तरफ भागेगा तो ये अपने साथ कुछ और सेल्स को भी ले जाएगा। नजर रखना, जब ये सेकेंडरी oocyte पेरिफेरी की तरफ जाता है, जाते जाते जो इसके इर्द गिर्द सेल्स होते हैं उनको भी अपने साथ धकेल के ले जाता है। और जब ये उन सेल्स को धकेल के ले जाएगा, पीछे बचती है मेरी जान एक स्पेस, एंड रिमेंबर दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एंट्रम। इसी स्पेस को बाबा एंट्रम के नाम से जाना जाता है।
शाबाश। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एंट्रम। उसके बाद आप याद रखेंगे मेरी जान, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये किधर मूव कर गया? शाबाश, ये मूव करता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी और बीच में यहां एक गैप छोड़ जाता है एंड दिस गैप इज कॉल्ड एज एंट्रम। रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, जब ये गैप बड़ी हो जाती है, जब ये गैप लार्ज हो जाती है, गौर से सुनना, इसको मेरी जान अभी तक बोला जाता है टेरिशरी फॉलिकल। सुनो सुनो साहिब, टेरिशरी फॉलिकल में दो चीजें याद रखना, एक तो यहां पे सेकेंडरी oocyte पाया जाता है, नंबर दो यहां पे जो सेकेंडरी oocyte है सेंटर में नहीं बल्कि पेरीफेरी पे पाया जाता है। गौर से सुनना। पॉइंट नंबर 3, यहां पे बाबा पाई जाती है गेप जिसे हम एंट्रम के नाम से जानते हैं और इस एंट्रम में फ्लूइड पाया जाता है लिक्वर फॉलिक्यूलाई। उसके बाद जरा गौर से सुनो, होगा क्या, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये और पेरीफेरी की तरफ पहुंच जाता है। अब ये पहुंचता है मेरी जान एंड पे। अभी तक ये पेरिफेरी, इसके इर्द गिर्द भी सेल्स थी, लेकिन अब ये बिल्कुल पहुंच जाता है बाबा एंड पे। रिमेंबर इट रीचेस टू द एंड और पीछे छोड़ जाता है एक लार्ज गेप जिसको हमने नाम दिया एंट्रम। अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब ये पेरिफेरी पे पहुंचा तो पीछे जो गेप थी, एंट्रम थी, वो लार्ज होती है और यहां टेरिशरी फॉलिकल में जो एंट्रम है वो बाबा स्मॉल होता है। रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, व्हेन द टेरिशरी फॉलिकल एनलार्जेस इट्स एंट्रम, जब टेरिशरी फॉलिकल में एंट्रम बढ़ जाता है, सेकेंडरी oocyte बिल्कुल पेरिफेरी पे पहुंच जाता है। रिमेंबर एट दैट टाइम दिस इज नॉट कॉल्ड एज टेरिशरी फॉलिकल, उसी वक्त बाबा इसे ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। उसी वक्त बाबा इसे ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जरा इस पॉइंट पे फोकस करो मेरी जान। चलो इस पॉइंट पे फोकस करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ये रही मेरी जान ये ग्रैन्युलोसा सेल्स जो इर्द गिर्द थी। अब होगा क्या कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये अपने इर्द गिर्द मेरी जान एक प्रोटीन बना देता है एंड रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, उस प्रोटीन को बाबा, उस प्रोटीन को हम मेरी जान ज़ूना पेल्लुसिडा के नाम से जानते हैं। उसे हम ज़ूना पेल्लुसिडा के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये पेरिफेरी की तरफ मूव करता है ना, ये अपने साथ बाबा और सेल्स को लेके जाता है। इधर मैं आपको स्लाइड पे समझाने की कोशिश करेगा। अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं तो जरा गौर से नजर रखना। ये हमारे पास यहां पहुंचा था बाबा, ये रही मेरी जान आपके सामने सेकेंडरी oocyte, और फिर मैंने आपको बोला कि जो सेकेंडरी oocyte है इसके इर्द गिर्द बाबा ग्रैन्युलोसा सेल्स पाई जाती है। गौर से देखना, यहां पे पाई जाती है ग्रैन्युलोसा सेल्स जो इसने अपने साथ ली थी और पीछे क्या छोड़ा था बाबा? पीछे छोड़ी थी एक गेप और उसी गेप को हमने नाम दिया था बाबा एंट्रम। इस गेप को हमने नाम दिया था बाबा एंट्रम। और ये जो सेल सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द है, इन्हीं सेल्स को बाबा ग्रैन्युलोसा सेल्स के नाम से जानते हैं, या इन सेल्स का एक स्पेशल नाम है, इन्हें हम क्यूमुलस ओफोरिकस के नाम से जानते हैं। These are called as cumulus ophoricus. These cells are called as cumulus ophoricus. जब ये सेकेंडरी oocyte सेंटर में था, जब ये सेकेंडरी oocyte सेंटर से किधर चला गया? पेरिफेरी की तरफ, और अपने साथ कुछ और सेल्स ली, वो सेल्स जो इसके इर्द गिर्द कवर हुई उन्हें क्यूमुलस ओफोरिकस के नाम से जाना जाता है। और ये जो यहाँ पे जो सेल्स बाकी है इन्हें हम ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं, और ये जो जगह है इसे हम एंट्रम के नाम से जानते हैं। और इसी फॉलिकल को हमने नाम दिया था बाबा टेरिशरी फॉलिकल। गौर से सुनना, इसी को हमने नाम दिया टेरिशरी फॉलिकल। अब जरा इत्मीनान तरीके से नजर रखो, होगा क्या? होगा ये कि ग्राफियन फॉलिकल और टेरिशरी फॉलिकल में मैं आपको फर्क समझा रहा हूं। अब होगा ये कि ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ना बीच में, जरा गौर से सुनो, ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, नजर रखना, ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, अब ये क्या काम करेगा? जरा गौर से सुनना बाबा। ये अपने अंदर बाबा मेरी जान याद रखना, ये अपने बाहर की तरफ से एक लेयर ऑफ प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बनाएगा अपने इर्द गिर्द लेयर ऑफ प्रोटीन्स। एंड रिमेंबर दिस लेयर ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज ज़ूना पेल्लुसिडा।
इधर बना के रखूंगा। दिस इज कॉल्ड एज ज़ूना पेल्यूसिडा। इसे हम बाबा ज़ूना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। ये सेकेंडरी oocyte था और इसने अपने इर्द गिर्द बाबा बनाया प्रोटीन्स का लेयर और उसको हमने नाम दिया क्या, ज़ूना पेल्यूसिडा। और ये ज़ूना पेल्यूसिडा के बाहर अब देखो अंदर से क्या है, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या है, ज़ूना पेल्यूसिडा, और ज़ूना पेल्यूसिडा के बाहर क्या है, अपनी ही ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब remember these granulosa cells produce some other types of cells, and remember these cells are very important, and these cells are called as thecal cells. These are called as theca cells. इन्हें बाबा हम थीका सेल्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा जूम करके आपके सामने बनाऊं तो बाबा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। नजर रखना, ये रहा आपके सामने बाबा, नजर रख लेना। ये रहा आपके सामने सेकेंडरी oocyte और ये इसका मेम्ब्रेन जिसे हम वेटिलिन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये रहा मेरी जान इसके इर्द गिर्द प्रोटीन्स का लेयर जिसका नाम हमने रखा ज़ूना पेल्यूसिडा। गौर से देखना। और ज़ूना पेल्यूसिडा के बाहर हमने देखी ग्रैन्युलोसा सेल्स। ज़ूना पेल्यूसिडा के बाहर हमने देखी ग्रैन्युलोसा सेल्स। और फिर मैंने आपको बताया कि यही ग्रैन्युलोसा सेल्स कुछ और सेल्स को वजूद में लाती है। एंड रिमेंबर, आप याद रखेंगे ये जो बाहर की जानिब से सेल्स बनेंगी, इन सेल्स को मेरी जान हम थीका सेल्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? थीका सेल्स। बट रिमेंबर, ये थीका 2 लेयर्स या मल्टीपल लेयर्स की होती है, याद रख लेना बाबा। ये है थीकल लेयर्स या थीकल सेल्स। इसमें से जो बाहर वाला लेयर है इसे हम थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना। एंड रिमेंबर, ये जो अंदर वाला है इसे हम थीका इंटरना के नाम से जानते हैं। आज के बाद आप याद रखेंगे थीका इंटरना ही वो सेल्स होती है मेरी जान जो रिलीज करती है बाबा एक जबरदस्त हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। गौर से सुनना, टेस्टोस्टेरोन। और जो बाकी अंदर ये ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है, इनका काम होता है बनाना बाबा एस्ट्रोजन। अब आपको मालूम चला कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द इसके मेम्ब्रेन ने एक प्रोटीन बनाया जिसका नाम था ज़ूना पेल्यूसिडा। ज़ूना पेल्यूसिडा के बाहर पहले ही हमारे पास स्टिमुलस ओफोरिकस था या ग्रैन्युलोसा सेल्स थी। उन्होंने क्या बनाई? थीकल सेल्स। अब 2 चीजें हैं, नंबर 1 थीकल सेल्स, नंबर 2 ग्रैन्युलोसा सेल्स। जो थीकल सेल्स होती है ये प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन और ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है ये प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन। यू नो एस्ट्रोजन इज रिस्पांसिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एंड यू नो टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यही वजह है बाबा, अगर ये थीकल सेल्स स्टिमुलेट हो गई, अगर एक फीमेल के अंदर थीकल सेल्स जो होती है ये ओवर स्टिमुलेट हो जाती है तो बताओ क्या होगा? ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा ना। और अगर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में प्रोड्यूस हुआ तो बाबा इन फीमेल्स में डेवलप होंगे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल कैरेक्टरिस्टिक बोले तो अब ये औरत जो होगी, अब ये फीमेल जो होगी ये मर्दों की तरह बोलने लगेगी। इसकी वॉइस बाबा डीप होगी। नंबर 2 मेरी जान, इसके बॉडी पे हेयर देखने को मिलेगा, यानी हूबहू इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स की तरह दिखेंगे। सर कैसे दिखते? क्योंकि फीमेल्स में जो थीकल सेल्स होती है वो कम क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन बनाती है। अगर वो ओवर स्टिमुलेट होकर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाती है तो इन्हीं फीमेल्स में मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और यही फीमेल्स बाबा मर्दों की तरह आवाज करने लगती है। इनके बॉडी पे मर्दों की तरह हेयर होता है, इनके बॉडी का मसल मास ज्यादा होता है। ये दिखती है बॉडी में किनकी जैसे बाबा? मर्दों की तरह दिखती है। चलो बाबा, अगर मैं आपको पुरानी स्लाइड पे ले जाऊं तो यही पॉइंट मैंने आपके सामने रखा था
यही पॉइंट मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले क्या होगा कि जो जर्माइनल एपिथेलियम होता है, इसकी सेल्स मेरी जान मल्टीप्लाई करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसे हम एग ट्यूब के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने बोला ये एग ट्यूब की जो बेसल सेल्स होती है, ये बाबा क्या होती है, डिटेच हो जाती है और एक नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और उसी नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, एग नेस्ट। फिर मैंने बोला एग नेस्ट की जो मिडल सेल होती है वो मैच्योर हो जाती है और उसे हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं, और ये प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द जो सेल्स होती है फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, और इसे हम प्राइमोडियल फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और प्राइमोडियल फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने होते हैं, 2 मिलियन। उसके बाद मैंने बोला ये तमाम प्राइमोडियल फॉलिकल्स डिजेनरेट हो जाते हैं अप टू प्यूबरिटी, और इन फॉलिकल्स के डिजेनरेट होने को, इन फॉलिकल्स के प्राइमोडियल फॉलिकल्स जब डिजेनरेट होंगे इसे हम फॉलिकुलर एट्रेशिया के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बोला डिजेनरेट होते होते कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल्स कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स में, और करीबन प्यूबरिटी के टाइम पे 40 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। अब प्राइमोडियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में फर्क जानिए कि इनमें जो सेल्स होती है वो फॉलिक्यूलर सेल्स देखने को मिलती है, और यहां पे जो आपके प्राइमरी फॉलिकल है इसकी जो फॉलिक्यूलर सेल्स है ये मैच्योर होती है। प्राइमोडियल फॉलिकल की सेल्स जो होती है ग्रैन्युलोसा सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स, प्राइमोडियल फॉलिकल की जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती है इमैच्योर होती है, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल की जो सेल्स होती है वो थोड़ा बहुत बाबा मैच्योर हो जाती है। एंड रिमेंबर उसके बाद मैंने बोला कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। कैसे? क्योंकि इसकी जो इर्द गिर्द वाली सेल्स होती है वो बाबा मल्टीप्लाई हो जाती है और मनी लेयर्स बनाती है ग्रैन्युलोसा सेल्स के, और इसी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद मैंने बोला कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें जो ये oocyte होता है, प्राइमरी oocyte, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के साथ साथ कन्वर्ट होने के साथ साथ ये सेंटर से किधर चला जाता है, पेरिफेरी पे चला जाता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द अभी भी कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स पाई जाती है। ये देखो मेरी जान, गौर से देखना, ये ऐसे चला जाता है पेरिफेरी पे, लेकिन अपने साथ कुछ सेल्स को लेके आता है, अपने साथ कुछ सेल्स को बाबा लेके आता है। गौर से देखना, ये रहा बीच में सेकेंडरी oocyte, और ये रही कुछ सेल जो इसने अपने साथ लाई ना। इस स्ट्रक्चर में बनता है बाबा हमारे पास एंट्रम, और इसी स्ट्रक्चर को जिसमें एंट्रम बनेगा इसे हम टेरिशरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल के अर्ली स्टेज में प्राइमरी oocyte देखने को मिलता है, सेकेंडरी फॉलिकल के लेट स्टेज में यानी टेरिशरी फॉलिकल के बनने के वक्त प्राइमरी oocyte नहीं बल्कि सेकेंडरी oocyte पाया जाता है। यहां सेकेंडरी oocyte पाया जाता है, सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द क्यूमुलस ओफोरिकस पाया जाता है यानी ग्रैन्युलोसा सेल्स पाई जाती है। उसके बाद मैंने आपको बोला होगा क्या, होगा यूं, जरा गौर से ध्यान रखना क्या होगा, होगा ये कि ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये रहा सेकेंडरी oocyte, और ये सेकेंडरी oocyte अपने इर्द गिर्द बनाता है प्रोटीन्स का एक लेयर जिसे हम ज़ोना पेलिसिडा कहते हैं, और इसके बाहर से जो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है, चलो पहले ग्रैन्युलोसा सेल्स को ही बना देते हैं। ये जो इसके इर्द गिर्द ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स को हम क्यूमुलस ओफोरिकस के नाम से जानते हैं, और इन्हीं सेल्स का काम होता है बाबा ये बनाती है थीका सेल्स, दे फॉर्म थीका सेल्स। अब जरा गौर से आप सुनना, ये रहा आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर और ये बाकी ग्रैन्युलोसा सेल्स जो ऑलरेडी मौजूद थी। चेंज खाली बाबा यहां आई, यहां कोई चेंज नहीं आई। अब जब चेंज आई, जब ज़ोना पेलिसिडा बना, जब थीकल सेल्स बनी, उसी वक्त हम इसका नाम रख देते हैं बाबा ग्राफियन फॉलिकल, इसी वक्त हम इसका नाम रखते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब अगर मैं आपको समझाऊं, ये रहा आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नजर रखना, ये रहा आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गौर से देखना, ये रहे मेरी जान आपके सामने फिमरे, और ये रहा बाबा आपके सामने ओवरीज,
अब होगा क्या फीमेल्स में कि फीमेल्स जो होती है ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज कर देती है बाबा सेकेंडरी oocyte। रिमेंबर ओवरीज डू नॉट रिलीज ओवा, दे रिलीज जो सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल में था ना जो अभी पढ़ाया, वही ग्राफियन फॉलिकल ओवरीज से रिलीज हो जाता है और फेलोपियन ट्यूब्स के फिमरे उसको रिसीव करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। और ये रिमेंबर ये फीमेल के हर मंथ में 14 डेज के बाद होता है। इट ऑकर्स इन एवरी 40 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर 14 डेज में ओवरीज रिलीज करती है एक ओवा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। यही मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बोला था कि जो मेरी जान, यही मैंने आपको पहले वाली डेफिनेशन में बोला था कि दे प्रोड्यूस, शाबाश, दे जो ओवरीज होती है दे प्रोड्यूस ओवा, बट रिमेंबर इन द फॉर्म ऑफ, याद रखना बाबा, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। अगर मैं मेरी जान जल्दी से रिकैप कर लूं तो मैंने आपको बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड आर फाउंड इन फीमेल्स। फिर मैंने बोला कि ये सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स में ऑर्गन्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। इसको हमने पेंडिंग रखा और आज हमने सबसे पहले पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और मैंने आपको बोला कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो खुद गमीट्स बनाते हैं और खुद हार्मोन्स बनाते हैं। अभी आपने देखा कि यहां ओवरीज में बना सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से, और साथ ही साथ आपने देखा कि ओवरीज के ग्रैन्युलोसा सेल्स ने बनाया एस्ट्रोजन और आपके थीका सेल्स ने बनाया टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ओवरीज कैसे बनती है और ओवरीज का काम क्या होता है। जहां पे मैंने आपको ओवरीज के बारे में पहले बोला कि ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती है जो क्या काम करती है, ओवा रिलीज करती है। पॉइंट इधर रखा है बाबा, देख लेना, मैंने बोला हुआ है पहले ही कि ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which produce ओवा and sex hormone। उसके बाद मैंने ओवरीज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, आलमंड शेप की होती है, पिंक कलर की होती है और मेरी जान शाबाश स्मूथ होती है। उसके बाद मैंने इनके साइज के बारे में जिक्र किया, इनके शेप के बारे में जिक्र किया, इनके कलर के बारे में जिक्र किया। पोजीशन बोला वर्टिकल यंग गर्ल्स में होती है और हॉरिजॉन्टल बाबा प्यूबर्टी के बाद देखने को मिलती है। फिर मैंने लोअर पोल, अपर पोल, मीडियल पोल और साथ ही साथ मैंने डिस्कस किया लेटरल पोल्स के बारे में। तो यहां तक हमने ओवरीज को थोड़ा डिस्कस किया। इसके बाद हम मिलते हैं आपके साथ अगले आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।